उसने मुझे बताया था कि मीना के साथ उसके ताल्लुकात महीनों पहले ख़त्म हो गए थे। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने मोटल में उन्हें साथ साथ देखा तो उनके आपसी व्यवहार से मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो अभी भी प्रेमी प्रेमिका थे। हाँ, मान लो तुम्हारा अंदाज़ा सही था, तो तुम्हारे विचार से उनके ताल्लुकात ख़त्म होने की क्या वजह रही हो सकती थी? वो मीना से ऊब गया होगा। किसी भी औरत के साथ ज़्यादा देर चिपके रहना उसकी आदत नहीं थी। या फिर मीना उससे ऊब गई होगी। उसकी आंखों में नफरत भरे भाव थे। इस मामले में मीना भी वैसी ही थी जैसा वो था। लेकिन जिस्मानी ताल्लुकात ख़त्म होने के बाद भी उनमें दोस्ती थी। वो तो जाहिर ही है। पिछले हफ्ते तक मीना उसके लिए काम करती रही थी। तुम मीना को अच्छी तरह जानती हो? हाँ। कितनी अच्छी तरह? इतनी ज़्यादा अच्छी तरह कि जब मुझे अपने आप पर अफसोस नहीं होता तो उस पर अफसोस होता है। मैं उसे बरसों से जानती हूँ। जब वो 10वीं क्लास में थी और मैं बीए में थी। मीना उन दिनों भी बदनाम थी। तब उसकी उम्र क्या रही होगी? वही 15-16 साल। जब उस समय जब लड़कियाँ लड़कों के पीछे पागल रहती हैं। लेकिन इन सब के लिए सिर्फ उसी को दोष नहीं दिया जा सकता। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इतनी ज़्यादा तेज़ी से जवान हुई कि 15-16 की उम्र में भी पूरी तरह विकसित औरत लगती थी। उसकी घरेलू ज़िंदगी भी अच्छी नहीं थी। उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी थी और बाप दरिंदा था, पूरी तरह दरिंदा। तुमने उनकी पूरी स्टडी की लगती है। मैंने नहीं, मेरे पिता ने की थी। डैडी को मीना और उसके परिवार की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी। इस बारे में मुझसे अक्सर बातें किया करते थे। उन दोनों वो किशोरों की अदालत के जज थे। मीना का केस भी उनकी अदालत में आया था और उन्हें तय करना था कि उस सब के बाद मीना का क्या किया जाए। ऐसा क्या हुआ था? उसने सर झुका लिया। मीना के बाप पर शैतान सवार हो गया था। तुम्हारा मतलब है बवेजा ने अपनी ही बेटी के साथ? हम्म। तो फिर बवेजा को जेल में होना चाहिए था। काश ऐसा हो जाता। ऐसा हुआ क्यों नहीं? मीना ने अदालत में अपना बयान बदल दिया। बाप पर सीधा इल्ज़ाम नहीं लगाया क्योंकि उसका बाप पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका था। इसलिए मीना की डॉक्टरी जांच में भी कुछ नहीं आया। उस वक्त घर में कोई और नहीं था, इसलिए मीना के साथ हुई वारदात का गवाह भी कोई नहीं था। नतीजन सही मायने में कोई केस बवेजा के खिलाफ नहीं बन सका। लेकिन मीना के आइंदा हिफाजत के लिए उसे उसके बाप के साथ घर में ना रहने देने का फैसला किया गया। तभी ब्रिजेश ने उसकी बहन से शादी कर ली और वो दोनों मीना को अपने साथ रखने लगे। मीना कई साल तक उनके साथ रही। फिर कभी कोई झमेला उनके साथ नहीं हुआ, कम से कम कानूनी तौर पर। अभी तक। अचानक वह पलटकर लॉज की ओर जाती सड़क को देखने लगी। मेरे साथ लॉज में नहीं चलोगे? किस लिए? मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस हालत में है। किस लिए? उसे बेचना चाहती हूँ। बेहतर होगा उससे दूर ही रहो। क्यों? क्या उसकी लाश? ऐसा कुछ नहीं है, तुम वहाँ जाकर ठीक नहीं लगेगा। अच्छा होगा कि तुम चाबियाँ मुझे लौटा दो। क्यों? चाबियों का तुम क्या करोगे? बाद में बताऊँगा। उसने अपने हैंडबैग से चाबियाँ निकाल कर उसे दे दी। धन्यवाद, अजय ने कहा। मैं ये चाबियाँ आदमपुर के किसी ईमानदार पुलिस वाले को सौंपूंगा। तुम किसी ईमानदार पुलिस वाले को जानती हो? मैं तो ब्रिजेश को ईमानदार समझती थी, अभी भी समझती हूँ। लेकिन तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है तो समर सिंह चौधरी के पास चले जाना। एसएचओ के? हाँ। तुम्हें भरोसा है उस पर? हाँ, लेकिन। लेकिन क्या? तुम्हारे वापस शहर लौटना तुम्हारे हक में ठीक रहेगा? पता नहीं, अलबत्ता दिलचस्प ज़रूर रहेगा। ये जानते हुए कि वहाँ की पुलिस तुम्हारी दुश्मन है। हम्म। तुम बहादुर आदमी हो। तारीफ़ के लिए शुक्रिया। मैं गुंडों और बदमाशों की मनमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उन्हें कानून के हाथों से बचने नहीं दोगे। नहीं। रजनी ने उसका चेहरा हाथों में थाम कर उसके होठों पर चुम्बन जड़ दिया। सीने पर पड़ते उसके वशों के दबाव से अजय ने महसूस किया कि रजनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी बाहें रजनी की पीठ पर कसने के लिए बढ़ी तो वह उसे धकेल कर दूर खिसक गई। अजय जिप्सी से उतरकर अपनी फेट की ओर बढ़ गया। दोनों कारें आगे पीछे आदमपुर की ओर दौड़ने लगीं।
बूढ़ा बवेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी के अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने डेस्क पर कागजात फैले थे। उसकी शुष्क आंखों से उसने अजय को घूरा। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? शेव करते वक्त कट गया था, अजय ने लापरवाही से कहा। घास काटने वाली मशीन से शेव कर रहे थे? हाँ, आपको मेरे आने की उम्मीद नहीं थी? नहीं, मैं समझ रहा था कि तुम मैदान छोड़कर भाग गए हो। क्यों? तुम गायब जो हो गए थे। अब आपको यकीन आ गया मैं भागा नहीं हूँ? हाँ, ब्रजेश चाहता है कि तुमसे कह दूँ कि तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं, मैं जो करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ, किसी के हुक्म से नहीं। बवेजा आगे झुक गया। उसका चेहरा किसी बूढ़े लौमड़ जैसा नजर आ रहा था। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसके आड़े आने की कोशिश नहीं करता। उसे ये कतई पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है। हो सकता है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो सब करने की कोई अथॉरिटी भी तो तुम्हारे पास नहीं है। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। सच्चाई का पता लगाकर उसे जनता के सामने लाना मेरा फ़र्ज भी है और हक भी। खैर, तुम रहे कहाँ? मोती झील पर। वहाँ क्या करने गए थे? अजय ने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें यहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा था, बवेजा बोला। मैं ही नहीं, SHO चौधरी भी तुमसे मिलना चाहता है। तुम मोती झील की सैर कर रहे थे और यहाँ इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जानते हो, एयरबेस पर एक मारुति छोड़ दी गई थी। हाँ, मैंने ही पुलिस को उसकी इत्तला दी थी। पुलिस ने उस कार का पता लगा लिया है। वो विशालगढ़ में एक पुरानी कारों के डीलर से खरीदी गई थी। और वो आदमी, क्या नाम था उसका? जॉनी। हाँ, जॉनी ने 1 सितंबर के आसपास उसे ख़रीदा था। कीमत कैश चुकाई थी, 500 रुपये के नोटों में। जब वो डीलर उस रकम को बैंक में जमा कराने गया तो कैशियर ने पुलिस बुला ली। रकम चोरी की थी। वे नोट अगस्त में करीमगंज में हुई एक बैंक डकैती में डाकुओं द्वारा ले जाई गई रकम का हिस्सा थे। करीमगंज पुलिस ने उन नोटों के नंबरों की लिस्ट सभी बड़े शहरों के बैंकों में भिजवा दी थी। डकैती में करीब 20 लाख रुपए गए थे। जॉनी ने बैंक से 20 लाख रुपए लूटे थे? हाँ, और जॉनी की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम है। ये इनाम तुम्हें इस केस पर काम करते रहने का जोश दिलाने के लिए काफ़ी है। मुझे इनाम का कोई लालच नहीं है। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें मिले तो खुद मत लेना, मुझे दिला देना। अजय के जी में आया कि उस हरामी खुसट का मुंह तोड़ दे, लेकिन अभी उसे बूढ़े की ज़रूरत थी, इसलिए प्रकट में बोला, हाँ दिला दूंगा। और अब ये भी बता दो कि मोती झील पर क्या करने गए थे? इसी केस के सिलसिले में गया था। और वहाँ से कुछ पता चला? हाँ। अजय ने सैंडल की ब्राउन हील उसके डेस्क पर रख दी। क्या ये तुम्हारी बेटी मीना के सैंडल की है? बवेजा ने हील उठाकर यूं उंगलियों में घुमाई मानो उससे उसकी मार्किंग का अंदाज़ा पता लगाना चाहता हो। पता नहीं, औरतें क्या पहनती हैं, इससे और ज़्यादा ध्यान देना मेरी आदत नहीं। तुम्हें ये कहाँ से मिली? अजय ने उसे सब बता दिया। मुझे नहीं लगता ये मीना की है। बवेजा हील को डेस्क पर लुढ़काता हुआ बोला। तुम इससे क्या नतीजा निकाल रहे हो? अजय ने एक सिगरेट सुलगाई। मेरा ख्याल है वो कब्र खोद रही थी। क्या? किस लिए? वो खुद उसके लिए भी हो सकती थी और किसी और के लिए भी। और किसके? सैनी के लिए? नहीं, सैनी के लिए नहीं, वो खुदाई का मुआयना कर रहा था। उफ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन है उसके साथ मीना ही थी? मेरे पास 2 गवाह हैं, उनमें से किसी ने भी पक्की शिनाख्त तो नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जानबूझकर इस मामले में एहतियात बरत रहे हैं। अगर ये हील मीना के सैंडल की है तो शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। बवेजा पुनः हील को उठाकर गौर से देखने लगा। रंजना को पता हो सकता है। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। हेलो ब्रिजेश, रंजना है? नहीं, कहाँ गई है? तुम्हें पता नहीं? फिर देर तक मुंह लटकाए सुनने के बाद बोला,
तुम उस बारे में क्या जानते हो? जहाँ तक मैं समझता हूँ वो बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। उसने रिसीवर यथास्थान रख दिया। ब्रजेश का कहना है कि वो चली गई। अजय चकराया। कहाँ? उसे छोड़कर अपने कपड़े भी साथ ले गई। उसने वजह नहीं बताई। नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। क्या? उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। बवेजा के चेहरे पर अजीब सी व्याकुलता मिश्रित उपहासपूर्ण मुस्कुराहट थी। रंजना बताया करती थी वो बड़ी बेरहमी से उसके साथ पेश आता है। फिर जब से ब्रजेश ने उसे रोक दिया तो रंजना ने उस बारे में बात करना ही बंद कर दिया। बेरहमी से? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ब्रजेश उसकी पिटाई करता था। और अगर करता भी था तो ऐसी जगहों पर नहीं कि पिटाई के निशान ज़्यादा नज़र आएं। मैं मानसिक यातना की बात कर रहा हूँ। वह मेंटल टॉर्चर करता होगा ताकि रंजना खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। क्या रंजना ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? हाँ। कब? शादी के थोड़े अरसे के बाद ही रंजना ने काफ़ी सारी स्लीपिंग पिल्स निगल ली थी। ब्रजेश ने इस बात को दबाने और एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की, मगर मैंने मीना से सच्चाई जान ली थी। उन दिनों मीना उन्हीं के साथ रह रही थी। रंजना को ऐसा क्यों करना पड़ा? मेरा ख्याल है ब्रजेश ने उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा नर्क बना दी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उफ, मैं किसी औरत को कभी नहीं समझ पाया। और जहाँ तक मेरी बेटियों का सवाल है, उनसे तो बात करना भी दूभर है। उनसे मेरी राय कभी नहीं मिली। मेरा और उन दोनों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। तो तुम्हारे विचार से वो कहाँ हो सकती है? पता नहीं। क्या वो तुम्हारे घर में हो सकती है? पता नहीं। ट्राई करो। बवेजा ने पुनः रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। रंजना? चंद क्षणों उपरांत हैरानी भरी स्वर में बोला, तुम वहाँ क्या कर रही हो? नहीं, ठहरो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अजय भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। हम आ रहे हैं। उसने फ़ोन काट दिया। आओ। अजय उसके साथ ऑफिस से निकला। फिएट में सवार होकर बवेजा की कार के पीछे ड्राइव करने लगा। दिन की रोशनी में बवेजा का निवास स्थान और भी ज़्यादा मनहूस नज़र आ रहा था। बवेजा सहित प्रवेश द्वार की ओर जाते अजय ने सोचा, अगर इस भूतिया घर की खातिर रंजना ने अपने पति का घर छोड़ दिया तो ज़रूर उस घर में कोई भारी गड़बड़ रही होगी। इसका सीधा सा मतलब था उसकी वैवाहिक जिंदगी सुखी नहीं थी। दस्तक के जवाब में रंजना ने दरवाज़ा खोला। बवेजा ने सर से पांव तक उसे घूरा। बगैर कुछ बोले उसके बगल से गुजरकर अंदर चला गया। दरवाजे में खड़ी रंजना की हालत से जाहिर था कि उसकी रात बहुत बुरी गुजरी थी। धुंधलाई सी सूनी आंखों के नीचे छाइयाँ नजर आ रही थीं। जबरन पैदा की मुस्कुराहट में फीकापन था। आइए। अजय ने अंदर प्रवेश किया। ड्राइंग रूम की ओर जाती रंजना की चाल में हिचकिचाहट सी थी। अजय को लगा मानो पूरी तरह जवान औरत की बजाय वो एक ऐसी सहमी सी छोटी लड़की के पीछे चल रहा था जिसे दुनिया में हर तरफ खतरा ही खतरा नजर आता था। अजय सोफे पर बैठ गया। कमरा साफ सुथरा और प्रत्येक चीज़ व्यवस्थित नजर आ रही थी। स्पष्ट था रंजना वहाँ सफाई झाड़ पोछ वगैरह कर चुकी थी, लेकिन बवेजा इस और ध्यान देता प्रतीत नहीं हुआ। रंजना ने धूल भरे हाथ एप्रन पर रगड़कर फटाफट भरी निगाहों से अपने बाप को देखा। मैंने तुम्हारे घर की सफाई कर दी है। तुम्हें यहाँ रहकर मेरे घर को संभालने की जरूरत नहीं है। बेटी की ओर देखे बगैर बवेजा बोला, बेहतर होगा अपने घर जाकर अपने पति को संभालो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम नहीं चाहते मैं यहाँ रहूं तो चली जाऊंगी। अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगी, मीना की तरह। मीना को बीच में मत लाओ। क्यों? उसकी कहानी अलग है। कैसे? उसका कोई स्थायी बंधन नहीं है। वो सेल्फ सपोर्टिंग है। अगर मुझे यहाँ नहीं रहने दोगे तो मैं भी खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ। ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अगर तुम यहाँ रहने का फैसला कर चुकी ही हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? कैसे लोग? इस शहर में रहने वाले, पुलिस विभाग में और शहर में ब्रजेश की इज्जत है।
अगर तुम इस तरह अपना परिवार तोड़ लोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरा कोई परिवार नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो परिवार बना सकती थी, अभी भी बना सकती हो। बूढ़ी तो नहीं हो गई हो। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। मैं वापस नहीं जाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार जिंदगी मेरी है, ये उसकी जिंदगी भी है। तुम उसे तबाह कर रही हो। उसने खुद अपनी तबाही का सामान किया है। वो अपनी जिंदगी का जो चाहे कर सकता है। मैं मिल्कियत नहीं हूँ उसकी या किसी और की। बवेजा हैरान सा नजर आया। तुमने पहले तो कभी इस तरह की बातें नहीं की। ब्रजेश ने भी पहले कभी ऐसा नहीं किया। क्यों? ऐसा क्या किया है उसने? रंजना की आंखों में आंसू छलक आए। ये ये तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं शर्मिंदगी उठाना नहीं चाहती। क्षणिक मौन के पश्चात बोली, तुम हमेशा मीना और मेरे पीछे पड़े रहते थे कि यहाँ आकर घर की देखभाल करे। अब जबकि मैं ऐसा कर रही हूँ तो तुम खुश नहीं हो। मेरा कोई भी काम तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मुझे सब अच्छा लगता है रंजना। बावेजा ने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की तो वो पीछे हट गई। बाप बेटी की बहस और उनके बीच पैदा हो गई टेंशन को ख़त्म करने के विचार से अजय खड़ा हो गया। मिसेस ठाकुर, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, उसने कहा और सैंडल से उखड़ी हील उसे थमा दी। तुम्हारे पिता का ख्याल है कि तुम इसे पहचान सकती हो। रंजना ने खिड़की के पास जाकर पर्दा हटा दिया। अंदर आती रोशनी में चमड़े की हील को देखा। ये तुम्हें कहाँ मिली? मोती झील के पास पहाड़ियों से। क्या तुम्हारी बहन के पास ऐसे ब्राउन कलर के सैंडल थे? शायद थे। नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है ऐसे सैंडल उसके पास थे। वो पैर पटकती हुई अजय के पास आ गई। मीना को कुछ हो गया है ना? क्या हुआ इसको? काश मैं जानता होता। क्या मतलब? अगर ये उसी के सैंडल की हील है तो सोमवार को वह उस जंगल में सैनी के साथ थी और गड्ढा खोद रही थी। हो सकता है अपनी ही कब्र खोद रही थी, बवेजा बोला। रंजना ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तुम समझते हो वो मर चुकी है? बेवजह तुम्हें डराने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा ही लगता है। रंजना ने अपनी मुट्ठी में बिछी हील पर निगाह डाली, फिर मुट्ठी खोली तो अजय ने देखा उसकी हथेली में कीले गड़ने के निशान बने थे। वह हील को अपने मुंह के पास ले गई और आंखें बंद कर ली। पल भर के लिए अजय को लगा कि वो बेहोश होने वाली थी। उसका शरीर तनिक आगे पीछे लहराया, लेकिन वो गिरी नहीं। उसने आंखें खोली। बस, यहाँ कुछ और है। सैनिकी लॉज में ये और मिली थी। अजय ने कारपेट से उठाई हेयर क्लिप निकाल कर उसे दिखाई। मीना हमेशा ऐसी ही क्लिप्स बालों में लगाती थी। बवेजा ने बेटी के कंधे के ऊपर से देखा। मीना पूरे घर में इन्हें फैलाए रखती थी। इसका मतलब है उसने वीकेंड सैनी के साथ गुजारा था। क्यों? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ एक आदमी ज़रूर था। बता सकते हो वो कौन था? बाप बेटी के मुंह से बोल नहीं फूटा। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मनोहर लाल पिछले शनिवार रात में मोती झील पर था, अजय ने कहा। वो वहां पर क्या कर रहा था? मनोहर ही वह आदमी रहा हो सकता है जो उस वक्त मीना के पास हो, और मीना और वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब रह चुके थे। रंजना का सफ़ेद पड़ गया चेहरा कठोर था। मैं नहीं मानती। मेरी बहन ने उस घटिया आदमी से सीधे मुंह बात तक नहीं करनी थी। ये सिर्फ तुम ही समझती हो, बवेजा बोला। तुम नहीं जानती मीना कैसी लड़की थी। तुम बस ये वहम पाली बैठी हो कि वो सती सावित्री थी, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो क्या थी। दिल फैक किस्म की लड़की थी। मनोहर के साथ भी उसने वही किया जो दूसरे मर्दों के साथ करती रही थी। आखिरकार मनोहर को उसके साथ सख्ती से पेश आना पड़ा। ये सच नहीं है, रंजना अजय की ओर पलट कर बोली। मेरे बाप की बातों पर ध्यान मत दो। मीना एक भली लड़की थी, इतनी ज़्यादा भोली कि कभी नहीं समझ सकी स्कैंडल में इन्वॉल्व हो सकती है वो किसी में, या कोई उसे कर सकता है। भली और भोली? वो 12 साल की उम्र में ही लड़कों की सोबत में रहने लगी थी।
मैंने इसी घर में, इसी कमरे में रंगे हाथों से पकड़ा था और तगड़ी मार लगाई थी उसको। तुम झूठे और कमीने हो। बवेजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मैं झूठा और कमीना हूं? हाँ, तुम खुद उसे अपने लिए चाहते थे, इसलिए लड़कों से जलते थे। तुम पागल हो? एक अजनबी के सामने अपने बाप पर बेहुदा इल्जाम लगा रही हो। गुस्से से कांपते बावेजा की आवाज गले में घुट गई। उसने बेटी के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। नहीं, रंजना चिल्लाई। अजय उन दोनों के बीच आ गया। बवेजा सोफे पर गिरकर हाफने लगा। अजय उसके पास पहुंचा। तुम्हारी बेटी की हत्या किसने की थी? मैं नहीं जानता, वो फंसी सी आवाज में बोला। वो मर गई है, ये भी तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे पूरा यकीन है। क्या उसकी हत्या तुमने की थी? तुम पागल हो गए हो? जैसे रंजना है। मैंने मीना को हाथ भी नहीं लगाना था। तुमने एक बार उस पर हाथ डाला था। तुम वाकई कमीने हो। ये तुमसे किसने कहा? एक ऐसे शख्स ने जो तुम्हारी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में जानता है, और वो ये भी जानता है जो तुमने मीना के साथ किया था। बवेजा उठकर बैठ गया। वो 10 साल पुरानी बात है, वो सर हिलाता हुआ बोला। मुझ में थोड़ा बहुत जोश बाकी था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया था। उसके स्वर में आत्मकरुणा थी। उसमें सारा कसूर मेरा भी नहीं था। वो घर में अक्सर नाम मात्र के कपड़े पहने घूमती थी। मेरे साथ भी उसी ढंग से पेश आती थी जैसे अपने दोस्तों के साथ आया करती थी। मैं खुद को रोक नहीं सका, और मेरी हालत को तुम नहीं समझ सकते। मैंने बरसों बगैर औरत के गुजारे थे। तुम्हारे इस रोने का मुझ पर कोई असर नहीं होगा बुढ़े। एक आदमी जो अपनी बेटी के साथ वो सब कर सकता है जो तुमने किया था, उसका मर्डर भी कर सकता है। नहीं नहीं, वो एक गई गुजरी बात थी। उसके बाद मीना को हाथ तक मैंने नहीं लगाया। तुमने कहा था कि उसे गन दी थी, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मैंने उसे एक पुरानी गन दी थी क्योंकि वो मनोहर से डरती थी। उसकी हत्या अगर किसी ने की थी तो मनोहर ने ही की थी। और मनोहर की हत्या किसने की? मैंने नहीं की। अगर तुम समझते हो मैंने अपने ही ड्राइवर की जान ली है तो तुम पागल हो। बवेजा की गर्दन की नसें तंग गई। तुम्हारा ये रवैया मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया है। जहन्नुम में जाओ तुम। दरवाजे की ओर बढ़ते अजय ने देखा रंजना वहाँ नहीं थी। तभी प्रवेश द्वार बंद किए जाने की आवाज़ सुनाई दी। अजय उधर ही दौड़ गया। रंजना लॉन में जाती दिखाई दी। अजय उसके पीछे लपका। कदमों की आहट सुनकर रंजना ने पीछे देखा, फिर पलटकर भाग खड़ी हुई। अचानक उसका पैर घास में उलझा। वो नीचे जा गिरी। अजय ने उसे उठाया, उसे सहारा दिए रखने के लिए पीठ में बाहर डाल दी। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, यहाँ उसके साथ मैं नहीं रह सकती। मुझे उससे डर लगता है। वो शैतान है, मुझसे नफरत करता है। हम दोनों बहनों से नफरत करता था शुरू से ही, जब से हम पैदा हुई थी। मुझे वो दिन याद है जब मीना पैदा हुई थी। मेरी माँ मर रही थी, लेकिन ये शैतान उसे कसाई जैसी आंखों से घूर रहा था, क्योंकि ये बेटा चाहता था और वो इसे बेटा नहीं दे सकी। मैं भी मर जाती तो खुश होता। मैं बेवकूफ़ थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम अपने पति को क्यों छोड़ आई? उसने मुझे धमकी दी थी, अगर उसके घर से बाहर निकली तो मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन यहाँ ठहरने की बजाय कहीं भी रहना बेहतर होगा। तभी एक कार गेट से भीतर दाखिल हुई। वो पुलिस कार थी। ड्राइविंग सीट पर इंस्पेक्टर ठाकुर बैठा था। ब्रजेश! रंजना के मुंह से निकला। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, आंखें दहशत से फैल गई थीं। अजय स्तब्ध सा रह गया। इंस्पेक्टर ठाकुर कार से उतरकर लंबे लंबे डग भरता हुआ उसकी ओर आ रहा था। अजय रंजना को स्वयं से अलग करके उसकी तरफ बढ़ा। दोनों एक दूसरे के सामने आ रुके। तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? इसी से पूछ लो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। साइडों में झूलते ठाकुर के हाथों में कंपन था। मैंने तुमसे कहा था इससे दूर रहना, और ये भी कहा था कि इस मामले में टांग मत अड़ाना। इस मामले में
खुद मैंने अपनी टांग अड़ाई है और अब मैं उसे अड़ी ही रहने दूंगा। देखेंगे, अगर तुम समझते हो मेरी बात पर अमल ना करके और मेरे माथे पर हाथ उठाकर भी बच जाओगे। उसने शेष वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर या तो मेरे शहर से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें लॉकअप में ठूस दूंगा। तुम शहर के मालिक हो, यहीं ठहरो, पता लग जाएगा। मैं भी पता लगाना ही चाहता हूँ ठाकुर। हर बार जब भी तुमसे सामना होता है तुम मुझे इस मामले से अलग हो जाने की एक नई धमकी देते हो। जब बार बार यही स्थिति सामने आती है तो मुझे धमकी देने वाले की नीयत पर शक होने लगता है। तुम्हारे शक पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वेल, एसएचओ चौधरी की तो हो सकती है, अगर वो तुम्हारे जैसा आदमी नहीं है, और अगर वो भी तुम्हारे जैसा है तो मैं उससे भी बड़े अफसर के पास जाऊंगा। बको मत। ठाकुर के स्वर के खोखलेपन से जाहिर था उसकी किसी मजबूरी ने उसकी ईमानदारी को सचमुच शक के दायरे में ला दिया था। ये बकवास नहीं, असलियत है। तुम ना तो एक ईमानदार अफसर हो और ना ही भले आदमी। खुद ये जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तुम्हारी पत्नी भी जानती है। ठाकुर का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारी जान ले लूं? इतना दमखम अब तुम में नहीं है। ठाकुर के होठ गुर्राहटपूर्ण मुद्रा में खिंच गए, आंखें सुलगती सी नजर आईं और गर्दन तंग गई। अजय उस पर निगाहें जमाए सतर्क खड़ा था। अचानक ठाकुर का दायां घूंसा उसकी ओर लपका। अजय ने झुकाई देकर स्वयं को बचाया। घूंसा उसके कानों को छूता हुआ गुजर गया और संतुलन बिगड़ जाने के कारण स्वयं ठाकुर लड़खड़ा गया। इस स्थिति में बाएं हाथ से उसके जबड़े पर दाएं से पेट पर वार किया जा सकते थे। अजय ने दायां घूंसा चलाया। कपड़ों के नीचे ठाकुर का पेट सख्त था। अजय के बाएं घूंसे को दाईं कलाई पर रोककर उसने अपने बाएं हाथ से प्रहार किया। कनपट्टी पर पड़े घूंसे ने अजय को घुमा दिया। रजनी डरी हिरनी सी अलग खड़ी थी। उसकी फैली आंखें सूजी थी और मुंह मूक चीख की मुद्रा में खुला था। अजय के पलटते ही ठाकुर उस पर घूंसे बरसाने लगा। दाएं बाएं उछलकर स्वयं को बचाने की कोशिश करते अजय को मौका मिला और उसने ठाकुर की ठोड़ी पर घूंसा जमा दिया। ठाकुर की भी कैप सर से उतर गई और वो लड़खड़ाकर पीछे हटा और नीचे गिर गया। उसकी ओर झपटते अजय का पैर घास में उलझा और वो भी लॉन में जा गिरा। तब तक ठाकुर उठकर उसकी ओर झपट चुका था। उठने की कोशिश करते अजय के गाल पर ठोकर पड़ी। उसे अपना आधा चेहरा सुन्न हो गया महसूस हुआ। गाल कट जाने के कारण खून बह रहा था। ठाकुर ने पुनः ठोकर चलाई। अजय ने इस दफ़ा उसका पैर पकड़ लिया और उसी स्थिति में उसे आगे खींचकर पीछे धकेल दिया। ठाकुर बुरी तरह लड़खड़ाता पीछे हटता चला गया। अजय उठकर उसकी ओर लपका और उसे घूंसों पर ले लिया। ठाकुर कोशिश करने के बावजूद स्वयं को बचा नहीं पाया। स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। अचानक रंजना चिल्लाई। अजय के हाथों में ब्रेक लग गया। बुरी तरह हाफते ठाकुर की हालत खस्ता थी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आंखों में खून उतर आया था। उसका दायां हाथ अपने हीप हॉलिस्टर पर जा पहुंचा। अजय सर से पांव तक कांप गया। उसकी अपनी जेब में भी रिवॉल्वर थी, मगर उसे निकालने का कोई उपक्रम उसने नहीं किया। ठाकुर पुलिस इंस्पेक्टर था। उसके रिवॉल्वर निकालते ही ठाकुर ने सेल्फ डिफेंस में उसे शूट कर डालना था। विवश खड़े अजय का मुंह सूख गया। पीठ पर पसीने की धार बह रही थी। ठाकुर ने सर्विस रिवॉल्वर उस पर तान दी। अजय को शाह मृत्यु नजर आने लगी। अचानक रंजना उन दोनों के बीच आ गई। ब्रजेश, इस आदमी ने मेरी मदद की है, कोई गलत इरादा इसका नहीं था, इसे शूट मत करो। रंजना ने दोनों हाथों से पति की दाईं कलाई दबाकर रिवॉल्वर नीचे कर दी और उससे सटकर उसके कंधे पर चेहरा रख दिया। तुम इसे शूट नहीं करोगे प्लीज़, कोई और हत्या नहीं होनी चाहिए। ठाकुर ने यूं उसे देखा मानो पहली बार देख रहा था। धीरे धीरे उसकी निगाहें उस पर केंद्रित हो गई। नहीं होगी, उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया था, मेरे साथ चलोगी? रंजना ने सर झुका लिया। तो फिर जाओ, कार में बैठो, मैं आता हूँ।
और फसाद नहीं होगा, वादा करते हो? हाँ, वादा करता हूँ। ठाकुर ने रिवॉल्वर वापस हॉलिस्टर में रख ली। रंजना धीरे धीरे पति से अलग हो गई और अपने ही ख्यालों में खोई सी कार की ओर चल दी। ठाकुर उसे देखता रहा जब तक कि अगली सीट पर बैठकर उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। फिर अपनी पी कैप उठाकर वर्दी के आस्तीन पर झाड़कर सर पर जमा ली। मैं इस सब को भुला देने के लिए तैयार हूँ, अजय की ओर पलटकर बोला। मगर मैं तैयार नहीं हूँ। तुम गलती कर रहे हो, मैं खामियाजा उठा लूँगा। क्या हम समझौता नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी शर्तों पर नहीं। मैं यहीं आदमपुर में रहूँगा जब तक ये किस्सा ख़त्म नहीं हो जाता। अगर उल्टे सीधे आरोप लगाकर मुझे लॉकअप में बंद कराओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बख्शूंगा। क्या करोगे? तुम पर जवाबी का आरोप लगा दूंगा। किस बात का? अपना फ़र्ज़ अदा करने में जानबूझकर कोताही करने और बदमाशों के साथ मिलीभगत का। नहीं। ठाकुर ने उसकी बाह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। समझने की कोशिश करो। अजय पीछे हट गया। मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूँ कि 2 हत्याओं के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कोई चीज़ मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी वर्दीधारी चीज़ जो देखने में कानून जैसी लगती है, बातें भी कानून की करती है, लेकिन उससे कानून की बू जरा भी नहीं आती। उससे बदबू आती है, बेईमानी की, खुदगर्जी की, मतलब परस्ती की और लालच की। ठाकुर ने विवशतापूर्वक उसे देखा। मैंने हमेशा अपने फ़र्ज को पूरी ईमानदारी से अंजाम दिया है। उसके स्वर में ज़रा भी जोश नहीं था। पिछली रात भी जब वो ट्रक तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया था तब भी? उसने जवाब नहीं दिया। कुछ एक पल ज़मीन को ताकता रहा, फिर उसी तरह सर झुकाए थके कदमों से पुलिस कार की ओर बढ़ गया। एक डॉक्टर से अपने गाल की मलहम पट्टी कराकर अजय ने उसी के क्लिनिक में अपना बाकी हुलिया सही किया। क्लिनिक से निकलते वक्त अजय का जी चाहा कि अपनी कार में सवार होकर फ़ौरन आदमकुपुर से कूच कर जाए। वहाँ ठहरने की एक भी ठोस वजह उसके सामने नहीं थी, लेकिन दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत से मजबूर अजय को उसके खुराफाती मन ने ऐसा नहीं करने दिया। वह एसएचओ समर सिंह चौधरी के ऑफिस पहुंचा। 51 वर्षीय चौधरी इकहरे मजबूत जिस्म का रौबीले चेहरे वाला आदमी था। तो तुम हो अजय कुमार, थंडर के प्रेस रिपोर्टर और मशहूर ओ मारूफ हस्ती, तशरीफ़ रखो। अजय उसके डेस्क के सम्मुख एक कुर्सी पर बैठ गया। थैंक यू सर। तुम छलावा किस्म के आदमी हो। सॉरी सर, काफ़ी भाग दौड़ करता रहा हूँ। और गिरते पड़ते भी रहे हो, मारामारी भी करते रहे हो। अजय ने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे नाम वारंट इशू करने वाला था। किस आरोप में? कुछ भी हो सकता था। मसलन पुलिस के काम में बाधा डालना, कानून को अपने हाथों में लेना, पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी के साथ हाथापाई करना वगैरह वगैरह। इंस्पेक्टर ठाकुर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, एसआई सतीश पाल की बात कर रहा हूँ। सतीश पाल एक गर्म मिजाज ऑफिसर है सर। अगर वो थोड़ी समझदारी से काम लेता और मुझ पर हावी होने की कोशिश नहीं करता तो वह लड़की भाग कर नहीं जा सकती थी। सतीश भी अब इस बात को महसूस कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें वो सब करने की इजाज़त मिल जाएगी जो तुम इस शहर में करते रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैंने अंधेरी गलियों से दूर रहना था। साथ ही इस बात की चेतावनी भी देना चाहता हूँ, जो हरकत तुमने सतीश के साथ की थी वैसी कोशिश और किसी पुलिस वाले के साथ मत कर बैठना। जानते हो अभी तक तुम आज़ाद क्यों घूम रहे हो? नहीं, इंस्पेक्टर ठाकुर की वजह से। अजय बुरी तरह चौंका। मैं समझा नहीं। ठाकुर का कहना है तुम्हारे काम करने के ढंग से खुश न होने के बावजूद तुमसे वो नाराज़ नहीं है। तुम इस मामले में उसकी मदद कर रहे हो। एयरबेस पर उस लाल मारुति की सूचना तुम्ही ने उसे दी थी। मन ही मन हैरान अजय समझ नहीं पा रहा था कि ठाकुर कैसा आदमी था। एक तरफ तो उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसकी तारीफ कर रहा था, उसे क्रेडिट दे रहा था, और दूसरी ओर उसकी जान तक लेने पर आमादा हो गया था। क्या सोच रहे हो? उस मारुति से ही हमें जॉनी के बारे में लीड मिली थी। बवेजा ने भी मुझे यही बताया था। जॉनी पकड़ा गया?
अभी नहीं, लेकिन उसकी जन्म पत्री मुझे मिल गई है। उसके गुनाहों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। चौधरी ने अपने डेस्क पर पड़ा एक कागज़ उठा लिया। छोटी मोटी चोरियां, मारपीट, तोड़फोड़ उसने तभी शुरू कर दी थी जब स्कूल में पढ़ता था। अगले कई सालों में बार बार कारें चुराई, गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने लगा। फिर चोरी, डकैती, राहजनी को पेशे के तौर पर अपना लिया। पिछले 11 सालों में से 7 साल उसने जेल में गुजारे हैं। वो रहने वाला कहाँ का है सर? विशालगढ़ का, लेकिन हर बार अलग अलग शहरों से पकड़ा गया था। आखिरी दफ़ा विराट नगर में स्मगल्ड शराब का ट्रक चलाता पकड़ा गया था। जुलाई में जेल से छूटा और इधर आ गया। बैंक में डकैती उसने अकेले की थी क्या? अभी तक तो यही समझा जा रहा था कि वो डकैती वन मैन जॉब था। बैंक की इमारत में भी उसे अकेले को ही देखा गया था। और वो 20 लाख की रकम ले उड़ा। हाँ, अजीब बात है, अकेला आदमी बैंक को लूट कर ले गया। दरअसल वो रकम उसने बैंक से नहीं, बल्कि बैंक में उस रकम को अपने अकाउंट से निकलवाई जाने के बाद बाहर ले जा रहे आदमी से लूटा था। लेकिन उस रकम को खर्च वो नहीं कर सका। उसमें ज़्यादातर नोट 500 के थे और उनके नंबरों की पूरी लिस्ट बैंक के पास थी। उस लिस्ट की कॉपियां लगभग सभी बड़े शहरी बैंकों में भिजवा दी गई थी। उन नोटों से उस मारुति को खरीदने में ही उसने एक साथ मोटी रकम खर्च की लगती है। कार तो उसे मिल गई, लेकिन पुलिस को भी इसका पता चल गया और उसे विशालगढ़ से भागना पड़ा। जब पुलिस उस होटल में पहुंची जहां से वो ठहरा हुआ था, तो पता चला घंटे भर पहले वो होटल छोड़कर भी चले गए हैं। लड़की भी उसके साथ थी सर? हाँ, वो पति पत्नी के तौर पर वहाँ ठहरे थे, मिस्टर एंड मिसेस श्याम कुमार के नाम से। विशालगढ़ कब छोड़ा था उन्होंने? 6 हफ्ते पहले। 3 सितंबर को करीमगंज से रकम लूटी थी। 16 अगस्त को 3 सितंबर से कल तक वो पूरी तरह से गायब था। पूरी तरह नहीं सर, एसएचओ ने उसे घूरा। तुम इस बारे में और कुछ और जानते हो? हाँ, आप जानते हैं मोती झील कहाँ है? एसएचओ ने सर हिलाकर हामी भरी। हाँ, लेकिन क्यों? इस केस के घटना स्थलों में से एक वो भी है सर। सितंबर के शुरू में जॉनी और लीना कई रोज़ वहाँ छुप कर रहे थे और मीना बवेजा भी आखिरी दफ़ा उसी झील पर देखी गई थी। उसका इन सब से क्या ताल्लुक है? बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं नहीं जानता उसका पता लगाने की क्या कोशिश की जा रही है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। कल रात से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी नतीजा सामने नहीं आया है। मेरे विचार से सर आपको अपनी खोजबीन मोती झील पर करनी चाहिए। इसकी कोई खास वजह है? हाँ। अजय ने सैंडल की हील और लॉज की चाबियां उसे सौंप कर पूरी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। एसएचओ बेसब्री से सब सुनता रहा। बूढ़ा डैनियल झूठ बोल रहा हो सकता है, अंत में वो बोला। क्या तुम्हें उसकी कहानी मनगढ़ंत नहीं लगती? मैं मानता हूँ कहानी सुनने में लचर लगती है, लेकिन अगर उसने गढ़नी ही थी तो कोई ज़्यादा तर्कपूर्ण गढ़ता। दूसरे वो गड्ढा मैंने भी देखा था सर। गड्ढा उसने खुद भी तो खोदा हो सकता है, लेकिन वो झूठ बोलेगा क्यों? अगर वो लीना का दादा है तो झूठ बोलने की यही वजह उसके लिए काफ़ी है। लेकिन जब उसने गड्ढा खोदने वाली बात बताई थी, तब तक वो जानता ही नहीं था कि लीना मुसीबत में है। उसने तुम्हें पूरी तरह यकीन दिला दिया लगता है। आप खुद उससे पूछताछ कर सकते हैं। चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन फ़िलहाल तुम अपना बयान दर्ज करा दो। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ सर। एसएचओ ने एक स्टेनोग्राफर को टेप रिकॉर्डर सहित बुलवा लिया। अजय ने बोलना शुरू कर दिया। टेप रिकॉर्डर चालू था। बयान टेप होने के साथ स्टेनो ने नोट करना भी शुरू कर दिया। एसएचओ कमरे में चहलकदमी करने लगा। कुछ देर बाद उसे बाहर बुला लिया गया। जब वो बाहर लौटा तो आंखें खुशी से चमक रही थीं। उत्तेजनावश नर्वस सा नजर आ रहा था। बयान टेप करके स्टेनो चला गया। सैनी की अकाउंट बुक्स मैंने सुबह इनकम टैक्स वालों को सौंप दी थी, चौधरी एकांत पाते ही बोला। पूरी छानबीन तो अभी सब बुक्स की नहीं हो पाई है, लेकिन उन लोगों को यकीन है कि सैनी उन्हें धोखा देकर टैक्स की चोरी कर रहा था। कब से?
कई सालों से बार में उसे तगड़ी आमदनी होती रही थी, मगर अपने खातों में से दर्ज उसने नहीं किया।